कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FY यूपी यूपी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का एसी यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में जिन भी बच्चों ने देखिए हिंदी रखा है, तो आप सभी बच्चों को मैंने शायद 3 क्लासेस देखिए एसी कंप्लीट कर दिया, जिसमें कुछ कुछ बेसिक जो पार्ट थे यूनिट 1 का वो कंप्लीट कर दिया था। आज आप सभी बच्चों को यूनिट 1 से देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और आप सभी बच्चों को मेजर माइनर एमडीसी एसी सेक सारा का सारा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाइए वीडियो पे चैनल पे जाइए और सारे के सारे वीडियो को देख डालिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए, किसी प्रकार अपडेट आएगा वहाँ पर शेयर जरूर कर दिया जाएगा। देखिए पहला सवाल अगर पूछा जाए पेपर आपसे कि मौखिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय और इसके उद्देश्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो पहले बात होता क्या है मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए समाज के विभिन्न भिन्न जो लोग हैं हमारे समाज में, लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए मनुष्य के पास दो प्रकार के देखिए हमारे पास साधन होते हैं। एक या तो आप मौखिक रूप से लोगों से जुड़ सकते हैं या तो आप लोगों से लिखित रूप से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की अपेक्षा जो है प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि अगर आप खुद भी सोचिए, अगर लोगों को जैसे मैं भी समझा रहा हूँ तो लिखने के बजाय मैं आपको ये लिखा हुआ भी है लेकिन बोल के समझाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाइए, इसलिए जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो लिखित अभिव्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा प्रमुखता होती है। इसके कुछ कारण भी देखिए आप सभी बच्चों को यहाँ पर बताए गए हैं कि विद्यालय और कार्यालय को छोड़कर एक साधारण व्यक्ति का जो रचना कार्य होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता है। यानी विद्यालय और कार्यालय सिर्फ छोड़ दीजिएगा आप, तो एक नॉर्मल आदमी जो है उसका जो मोस्टली काम चलता है वो मौखिक अभिव्यक्ति पर डिपेंड रहता है या इसमें सीमित रहता है। फिर मौखिक भाषा जो है अपेक्षाकृत पुरातन जरूर है और लिखित भाषा के अन्वेषण के सहसों पूर्व से ही उसका प्रयोग जो हो रहा है और आरंभ में लिखित भाषा का जो कार्य है वो मौखिक भाषा की सहायता से प्रदान करना यहाँ पर है। यानी मौखिक भाषा देखिएगा तो आज कोई नया नहीं है, ये पुरातन काल से चला आ रहा है। लिखित भाषा से भी इससे पहले इसका काम चल रहा था और आज भी देखिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अगला यहाँ पर है कि मौखिक जो अभिव्यक्ति है अधिक सरल होती है और सुविधाजनक है। आप जितना लोगों को बोल के समझाइए, जिस प्रकार देखिए अगर आप मुझे भी किसी लोगों को समझाना रहता है तो मैं आपसे बच्चों बातचीत कर ले समझा दूंगा, लेकिन बोलिए लिख के समझाना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा सरल और सुविधाजनक है। इसमें मुख और कान का सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है, परंतु लिखित अभिव्यक्ति में पहले वाचन यहाँ पर करना पड़ता है, आपको पहले वाचन करना पड़ेगा, नेत्रों का पहले मस्तिष्क से संबंध होगा उसके बाद आप लिख पाइएगा, वरना आप तो काम नहीं कर पाए। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में इस प्रकार को आपको आज़ादी मिलती है। फिर अगला यहाँ पर लेखक की अपेक्षा वक्ता व्यक्ति का ध्यान जो होता है वो अधिक आकर्षित कर पाता है और साथ ही साथ उतार चढ़ाव यहाँ पर होश ला सकता है और संकेतों और जो मुख की आकृति होती है यानी मुखाकृति जिसे कहा जाता है उसके हम लोग सहारा ले सकते हैं। लेखक के पास ये सब बातें नहीं होती, लेखक सिर्फ अपने बातों को देखिए अपनी फीलिंग्स को वो से जाहिर कर सकता है उन चीज़ों पर। फिर अगला हमारे पास जो मौखिक अभिव्यक्ति के अनुकरण और अभ्यास के कारण जो अवसर है वो हमें बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक रचना में बालक क्या करता है, अपने सहपाठियों द्वारा दिए गए सुझावों में तत्काल लाभ उठा सकते हैं। कॉपी पर निकाली गई अशुद्धियों की अपेक्षा इन सुझावों से लिखने से अधिक उसे सहायता मिलती है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया 5 पॉइंट, लेकिन अब आपसे बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के जो उद्देश्य वार्तालाप या फिर जो हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति क्या निम्नलिखित उद्देश्य हैं ये हमें बताना है। क्योंकि इस सवाल में देखिए आपको पहले तो बताना क्या था कि मौखिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय है, लेकिन इसके उद्देश्यों का भी आपको वर्णन करना है। 2 सवाल देखिए इसमें लिंकअप किया हुआ है, तो ये पहला सवाल हमारे पास इतना दूर था। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर इसके क्या उद्देश्य ये आपको समझाने को बताया गया है कि विद्यार्थियों में इतनी क्षमता उत्पन्न कर देना कि यहाँ पर किक नहीं होगा, पहले की होगा, ठीक है, इस क को हटा दीजिएगा, कि उनसे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर जो है शुद्ध तथा उचित एवं पूर्ण वाक्यों में दे सके। ये मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। फिर अगला है हमारे पास कि बालकों को इस योग्य बनाना कि उन्हें जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो अथवा अनुभव किया हो उनका विवेचन युक्तिपूर्ण करना एवं शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने इसका इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा इसका यूज हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास छात्रों में यह सामर्थ्य उत्पन्न करना कि अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख भी मधुर तथा संसद भाषा में वार्तालाप आराम से कर सकें। और चौथा पॉइंट लिखना चाहे तो यदि बालक के मन में कोई विचार या शंका उठे तो दूसरों के सामने भली भांति उसे प्रकट कर सके और बिना किसी प्रकार का संकोच का या निसंदेह का उसका निराकरण यहाँ पे पूछ सके। फिर 5वां पॉइंट लिख सकते हैं कि जिन बातों में बालक को रुचि हो उन विषय पर वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के वार्तालाप लोगों से कर सके। और 6वां पॉइंट लिख सकते हैं कि बालक के शब्दकोश का यहाँ पर विकास करना है। अब देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि मौखिक रचना
या वार्तालाप अभ्यास करने के साधनों की यहाँ पर विवेचना करना है। तो इसके साधन के इस प्रकार से बताया कि हम इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। पहला यहाँ पर है कि चित्रों का आप उपयोग कर सकते हैं, यानी चित्रों का प्रयोग। मौखिक रचना के अभ्यास में चित्रों का विशेष महत्व है। बालक चित्रों में क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कह सकते हैं पिक्चर्स रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इसका अध्यापक को पूरा लाभ उठाना चाहिए। चित्र के भिन्न भिन्न अंगों पर बालक से प्रश्न पूछे जाएं। कुछ समय के पश्चात यहाँ पर रचना का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत से चित्रों पर पूछे गए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आसपास में मिलकर एक कहानी का उदाहरण करते हैं और लोगों को समझाया जा सकता है। कहानी रचना, यानी कोई चीज़ समझाना है तो कहानी रचना के थ्रू भी यहाँ पर समझा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहानियाँ हमेशा अवश्य सुनाई गई होगी। रात को सोते समय अथवा अवकाश के समय, छुट्टियों के समय आप सभी बच्चे कहानियाँ सुनते होंगे। कहानियाँ सुनने की हट करते हैं। ना केवल बालक की कहानी सुनना चाहता है अपितु उस कहानी सुनाने या कहने में बड़ा उसे आनंद आता है। चाहे वो कहानी 4 पंक्ति की क्यों ना हो, लेकिन उससे लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है, कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर यदि बालक को कहानी सुनने या कहने को उचित अवसर प्रदान किया जाए तो उसकी बोलचाल की भाषा में पर्याप्त उन्नति की जा सकती है। आरंभ में तो बालकों को क्या हुआ था, छोटी छोटी कहानियां सुनाकर उन्हें पुनरावृत्ति के लिए कहा गया था। बाद में बड़ी बड़ी कहानियां ली जा सकती थी। बालकों से उनके द्वारा देखी गई भिन्न भिन्न घटनाओं का वर्णन भी करवाना चाहिए कि उन्हें क्या देखा, क्या। इस तरह बोलेगा तो बच्चा देखिए खुद ब खुद जो मौखिक भाषा का विकास है वो होता चलेगा। कभी अध्यापक कहानी का अधिकांश भाग स्वयं सुना दे और पर अंतिम भाग छात्रों को सुनाने के लिए कहे। इससे क्या होगा, कभी कहानी की रूपरेखा बताकर बालकों द्वारा पूरी कहानी यहाँ पर बनवाई जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास अभिनय अथवा जो नाट्यकरण है। ठीक है, नाट्यकरण जिसे आप लोग कह सकते हैं एक्टिंग के थ्रू जो करवाया जाता है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के मतानुसार यहाँ बताया गया कि शरीर का धर्म में अपने आप को अभिव्यक्त करना। यह अभिव्यक्ति होगी टांगों द्वारा, हाथों द्वारा, वाणी के द्वारा। उन्होंने एक अंग्रेज दार्शनिक का उदाहरण दिया जो मानसिक उद्वेग की दशा में टहलने लगता था और एक बालक जब रोता था तो वो अपने हाथों को, पाँव को और सिर को क्या पटकता था। उसका सारा शरीर ही अभिव्यक्ति का साधन बन जाता था, दिखाने का जरिया हो गया था। पाठशालाओं में इस अभिव्यक्ति को रोका जाना है। आरंभ से ही देखिए आज्ञा दी जाती है कि हाथ मत हिलाओ, पाँव मत हिलाओ, इस ये मत करो, वो मत करो। शरीर का एक एक जो अंग है, आपका यहाँ पर अंग होगा, ठीक कर लीजिएगा, अभिव्यक्ति का साधन है। परंतु आज के सभ्यता के युग में इस पर हमने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। कभी कभी देखिए हमारी इच्छा होती है कि हम अपने भावों को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अभिव्यक्त कर सकें। आज की सभ्यता के युग में जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो धन खर्च करके नाटक करते हैं, नृत्य देखने जाते हैं, जहाँ पर कलाकार अथवा अभिनेता जो है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का मत था कि हमारी अभिव्यक्ति की यह शक्ति जो नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए वह बड़े प्रबल शब्दों में इस बात का अनुरोध करते थे कि शिक्षा में नाटक और अभिनय कला को प्रमुख स्थान यहाँ पर दिया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, बालक जिस वस्तु का भी अभिनय करेंगे अथवा नाटक के रूप में देखेंगे उसे वे देर तक याद रख सकेंगे। इसलिए पढ़ी हुई जो कह सकते हैं कहानी या कही हुई कहानी सुन सकने के बाद बालकों से उसका अभिनय कराया जाए। यह कार्य देखने में कुछ कठिन जरूर प्रतीत होता है, परंतु यदि तीसरी या चौथी कक्षा से ही अगर इसका प्रारंभ किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो माध्यमिक कक्षा में पहुंचते विद्यार्थी इस कला में क्या हो जाए, निपुण हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, यहाँ बताया गया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता प्राचीन से ही क्या हुआ, अपने देश में शास्त्र का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आधुनिक काल में इसने वाद विवाद का रूप धारण कर लिया है। उच्च कक्षाओं के लिए यह साधना विशेष रूप से क्या उपयुक्त है। फिर हमारे पास बताया गया कि वाद विवाद के देखिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला, पूरे विद्यालय में प्रतियोगिता होता है, कक्षा प्रतियोगिता। इसके थ्रू क्या करते हैं लोग, वाद विवाद में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अपने अपने विचारों को देखिए यहाँ पर रखते हैं। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा गया यहाँ पर कि जो दृश्य श्रव्य, यानी जो आप चीज़ देख के बेसिकली करते हैं, देख के मतलब कोई चीज़ सुनते हैं या समझते हैं, अपने भाव रखते हैं, उसके बारे में बताना है और इसकी आवश्यकता की विवेचना आपको करनी है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि दृश्य श्रव्य साधनों से आश्रय है कि उन समझ साधनों से जिनके उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया में क्या हुई, बालकों की जो दृश्य श्रव्य जो ज्ञानेंद्रिय है वो सक्रिय हो जाती है और बालक क्या होते हैं जो सूक्ष्म एवं जटिल जो यानी कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रकरण है उसको आसानी से ग्रहण करने के लिए तत्पर होते हैं। वस्तुतः जो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को जिनकी सहायता से बालकों की पाठ में रुचि बन सकती है वे उसे क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर कथन भी बताया गया है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार कहा गया है कि दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्ति, घटना, वस्तु और कारण तथा प्रभाव संबंधी जो भी नियोजित अनुभव से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। फिर बाइनिंग और बाइनिंग के द्वारा एक कथन दिया गया कि सीखने का कोई भी तरीका जिसमें छात्र अपनी भव्य एवं दृश्य इंद्रियों को यहाँ पर का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रव्य, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ बताया गया है कि हमें इसके लिए कुछ कंडीशन लगाए गए हैं। जैसे पहला है
छात्र का ध्यान आकर्षण हेतु, इंद्रिय ध्यान हेतु, क्रियात्मक परिणाम हेतु, अधिगम प्रक्रिया संक्रियण हेतु, छात्र कल्पना शक्ति प्रकाश हेतु, पिछड़े बालक हेतु और शब्दावली विकास हेतु और शिक्षण कुशलता हेतु। तो एक एक पॉइंट देखिए, हमारे पास 8 पॉइंट लेके हम 8 पॉइंट के यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला पॉइंट में देखिए क्या है कि छात्र का ध्यान अगर आकर्षण करवाना है हमें, तो दृश्य श्रव्य सामग्री छात्र ध्यान आकर्षण का सशक्त माध्यम है। इससे बालकों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता प्राप्त होती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से शिक्षण तो प्रभावशाली होता ही होता है, साथ ही जो बालक है हमारे वो ध्यानपूर्वक बातों को सुनते हैं, आसानी से कोई चीज़ सीख पाते हैं। अगर हमारी इंद्रिया, ठीक है, अधिगम का प्रवेश यहाँ पर द्वारा होता है। नवीन ज्ञान से बालक तब तक संबंध साबित नहीं कर पाता है जब तक उसका संबंध उसके अनुभव से ना जुड़ा हो। अनुभव प्राप्त करने के लिए जो दृश्य श्रव्य सामग्री की जो महत्व है वो आवश्यकता यहाँ रहती है, क्योंकि इंद्रिय संक्रेमण में दृश्य श्रव्य साधन का एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अगला तीसरा पॉइंट है हमारे पास, क्रियात्मक प्रेरणा हेतु यह सत्य है कि क्रियात्मक अधिगम स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। सहायक सामग्री के प्रयोग से ही बालकों को विभिन्न प्रकार के क्रियाएं करने के अवसर प्राप्त होते हैं। कोई चलचित्र दिखने के बाद उस पर वार्तालाप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इन क्रियाओं से उनकी जो ज्ञानेंद्रिय या फिर इंद्रिय सचेतना के फलस्वरूप उनकी पाठ में रुचि बनी रहती है और वो खेल खेल में कठिन बातों को सरलतापूर्वक स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास, अधिगम प्रक्रिया संक्रियण हेतु दृश्य श्रव्य साधन से न केवल अधिगम सक्रिय होता है, साथ ही साथ छात्र इस अधिगम को बहुत समय तक विस्तृत नहीं करते हैं, क्योंकि छात्र दृश्य श्रव्य से क्या करते हैं, सामग्री द्वारा उत्तेजित होकर अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, छात्र की जो कल्पना शक्ति विकास हेतु दृश्य श्रव्य साधन इंद्रिय अनुभव के साथ मौखिक प्रतिबिंबों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट एवं प्रभावशाली यहाँ पर होती है। ये कल्पना शक्ति को प्रेरित करते हैं तथा निरीक्षण एवं संश्लेषण शक्ति का यह विकास करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सामाजिक अध्ययन शिक्षा में रामबाण के रूप में काम आते हैं। फिर पिछड़े बालक हेतु देखिए, पिछड़े बालकों की अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य साधन बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ऐसे बालक जो पाठ्य पुस्तक से आवश्यक बातें ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है। ये बालक चित्रें, फिल्में, मॉडल तथा रेडियो आदि की सहायता से नई बातों को सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। फिर हमारे पास 57 पॉइंट हमारे पास, शब्दावली विकास हेतु दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से बालकों की जो सामाजिक अध्ययन है, यानी अर्थशास्त्र, भूगोल, आगे साथ इतिहास, विशेष शब्दावली की वृद्धि होती है। और इसका ये कारण यह है कि वे रेडियो, टेलीविजन तथा चलचित्र का उपयोग करते हुए शब्दों को सुनते एवं ग्रहण करते हैं। अब हमारे पास 8वां लास्ट पॉइंट है, शिक्षण कुशलता हेतु। देखिए पहला क्या, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। जिन कठिन भागों एवं सूक्ष्म प्रश्नों का छात्र जो है चौक एवं टॉक की सहायता नहीं समझ पाते, उन्हें हम क्या कि सफलता को समझा सकते हैं। और ये साधन नीरस एवं अरुचिकर प्रश्नों को सरल बना देती है, जिससे बच्चे आराम से इसे समझ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। फिलहाल आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा। तब